Request Mr. Prabhat to come over. And Atul ji, Vikramjit ji, Rahul ji, please facilitate the. कमल जी आगे आओ ना। फ्लावर्स का पता नहीं चलता कमल जी के बिना। क्या बात है। Now I hand over the stage to Mr. Amit Paliwal ji, who will be delivering our first training session, which is on financial planning. Thank you. Thank you, sir. Thank you. अब बात करते हैं पैसा कमाने की। हम सब बिजनेसमैन हैं, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य है, पैसा कमाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन पैसा कमाते कमाते कभी गड़बड़ हो जाती है, धंधे में लोचा हो जाता है, तो प्लान भी चाहिए होता है। जब प्लान ए नहीं चले तब प्लान भी चाहिए। धंधा जब अच्छा चल रहा है तब इतना कमा लो कि दूसरा धंधा पीछे बैकअप में तैयार हो जाए। हम सेकंड इनकम जनरेट करने की बात करेंगे। हम बात करेंगे हाउ टू जनरेट सेकंड इनकम। शेयर बाजार, बिटकॉइन, सोना, 1 तोला सोना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 1 तोला सोना याद रखना। जब मेरे पिताजी की शादी हुई थी तब वो और मेरी माताजी 1 तोले सोने में किचन चलाते थे। उसका रेट होता था तब 2500 रुपया। अभी मेरा ब्याह हुआ, आज की डेट में मैं और मेरी बीवी मिलके जो किचन चलाते हैं, केवल किचन का खर्चा, बच्चों का नहीं, 1 तोला सोना है। और यहाँ बैठे जितने लोग हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं आप सबकी किचन का खर्चा भी 1 तोला सोने के बराबर ही होगा, क्लोज टू 50,000 रुपीज। हम बात करेंगे 1 तोला सोने की। और जब हम रिटायरमेंट की स्टेज पे पहुंचेंगे तब भी हमें अपना किचन चलाने के लिए बच्चे पढ़ लिख के उड़ जाएंगे। मैं और मेरी बीवी जब वृद्ध दंपत्ति बन जाएंगे तब भी मेरी किचन का खर्चा क्लोज टू 1 तोला सोना होगा। तो 1 तोले सोने की प्रिपरेशन कैसे करें, हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे आम आदमी के बटुए की। आपका बटुआ, मेरा बटुआ, चाहे ऐसे वाला बटुआ हो, ये पेटीएम वाला बटुआ हो, ये जिंदगी भर भरा रहे। आज काम कर रहे, कल शायद ना कर पाए। जब काम नहीं कर पाएंगे तब भी बटुआ भरा रहे। मेरे बाद जब मैं नहीं रहूं तो मेरी बीवी का बटुआ भी भरा रहे और मेरे बच्चों का बटुआ भी भरा रहे। तो हम बात करेंगे आम आदमी का बटुआ जिंदगी भर भरा रहे, इतना भरा रहे कि अगली जनरेशन को ट्रांसमिट हो। हम बात करेंगे आम आदमी के बटुए की, मनी मैनेजमेंट की, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, पैसे को निवेश करने के कुछ ऐसे नियम जो सुभाष जी ने बोला, आज हमने पैसे को किस तरह से बचाया, कल पैसा मुझे उसी तरह से बचाएगा। तो कहां निवेश करें, कैसे निवेश करें, उससे पहले कुछ फिगर आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं, सबके घर में छोटे बच्चे होंगे। सन 2007 2.5 से 3 लाख रुपए में पढ़ाई हो जाती थी, ग्रेजुएशन करना सफिशिएंट होता था। आज 10 लाख से नीचे में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है और इसका जो ग्रोथ रेट है वो करीब करीब 10% है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई की दर। यानी आज कोई वस्तु 100 रुपए की है, कल अगर 110 की है तो इसका मतलब 10% महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन। अगर यही इन्फ्लेशन रही तो सन 2037 में हर वो व्यक्ति जो है बैठा जिसकी उम्र 40 के लगभग है, उसके घर में 5 से 10 साल का बच्चा होगा। जब ये बच्चे बड़े होंगे, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, हमको 40 लाख रुपए केवल इसकी पढ़ाई के लिए चाहिए होगा। अगर मैं और आगे चलूं, 1997 जब शादी होती थी तो कैटरर साहब यहाँ बैठे हैं, घर की छत पे हलवाई बैठ जाते थे और बाजू में टेंट लग जाता था। मैं और मेरे दोस्त गोलगप्पे और गुलाब जामुन खुद ही बांट दिया करते थे। ये सब शादियों में होता था आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले। लेकिन आज बैंकट का जमाना है, दोस्त भी आखिरी मौके पे आते हैं। तब शादी 2.5 लाख 2 लाख में होती थी, आज शादी 10 लाख में होती है। यही शादी 50 लाख में पड़ेगी। यानी जिसके घर एक बच्चा 5 साल का है, वो एक बच्चा 1 करोड़ का पढ़ने वाला है। अभी बच्चा है तो भाई पाल पोस के बड़ा भी करेंगे। तो कैसे इस 1 करोड़ की प्रोविजनिंग करें, हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे रिटायरमेंट की। जो मैंने 1 तोला सोने की बात की थी, फिगर 1 तोला सोना आपके सामने है। 1992 में 3000 रुपए का 1 तोला सोना था, किचन भी इतने में चलती थी। आज 1 तोला सोना 50,000 का, किचन भी इतने में चलती है। जब हम सब रिटायर हो जाएंगे, हमको किचन चलाने के लिए 4 लाख रुपए चाहिए होगा। और जो फिगर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। जितने लोग यहां बैठे हैं सब 10वीं पास होंगे,
सबने 10th स्टैंडर्ड एग्जाम पास किया होगा। 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला कंपाउंडिंग मैथमेटिक्स, दिस ऑल अबाउट द कंपाउंडिंग, नथिंग एल्स। मैंने किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट की बात नहीं की, अभी तक केवल गणित की भाषा में बात करा था। ये गणित है, इसको समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे तो सुभाष जी की स्टेटमेंट, वक्त रहते पैसे को सही जगह पे सही तरीके से नहीं लगाया तो वक्त निकल जाने के बाद, गाड़ी छूट जाने के बाद हाथ में कुछ नहीं बचने वाला। अगर मैं 1 करोड़ का टारगेट लेके चलता हूं, इंडिया में अलग अलग जगह लोग निवेश करते हैं, हम सब लोग एंटरप्रेनर हैं, बिजनेसमैन हैं, 40-50% एनुअल ग्रोथ रेट हम सबके बिजनेस में आता है। अगर हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं 40-50% का ग्रोथ रेट अपने धंधे में आता है, अगर धंधा सही से चल रहा है तो। अगर 1 करोड़ अचीव करने की बात करें, 1 करोड़ रुपए लेने के लिए 25,000 रुपए महीने का निवेश आज करने की जरूरत है, या कोई व्यक्ति 38 लाख रुपए कहीं पे इकट्ठा पाक कर दे अगर 5% का ग्रोथ रेट है। अगेन दिस इज मैथमेटिक्स। अगर 15% का ग्रोथ रेट है तो 8,000 रुपए महीना में पॉसिबल है, या कहीं पे भी 6 लाख रुपए का प्लॉट लेके डाल दो। 6 लाख का प्लॉट ले लो, 6 लाख का फ्लैट ले लो, क्योंकि प्रॉपर्टी के रिटर्न भी अमूमन 12-13-15% में ओवर ए लॉन्गर पीरियड ग्रो करे हैं। किसी एक आधे साल में बहुत तेजी से चढ़ जाते हैं, किसी एक आधे साल में बहुत तेजी से गिर भी जाते हैं। लेकिन अब लॉन्गर पीरियड देखेंगे, दिल्ली की प्रॉपर्टी, अगर हम द्वारका में बैठे हैं, द्वारका का कोई प्रॉपर्टी उठा के उसका 20 साल का ग्रोथ रेट देख लो, आपको 15% नजर आएगा। 15% ग्रोथ रेट। किसी को अगर 1 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी है अपने बच्चे के लिए, 6 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेके डालो, और अगर मंथली कर सकते तो 8,000। अगेन दिस इज अ मैथमेटिक्स की 1 करोड़ लेने के लिए ये 1 करोड़ 8,000 रुपए महीने में आ सकता है, लेकिन 15% का ग्रोथ यानी कि रिस्क तो मैं मेरे बिजनेस में भी ले रहा हूं, तो अपने बिजनेस के रिस्क को कैसे ट्रांसमिट करूं किसी दूसरे के बिजनेस के ऊपर, हम उन बातों को समझेंगे। ये इंडिया में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। एफडी में 7% का रिटर्न है, पीपीएफ में 8%, गोल्ड में 12-13%, शेयर बाजार की बात करूं तो 20%। अब जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाता है वैसे वैसे रिस्क बढ़ता चला जाता है। मैं खुद बिजनेसमैन हूं, मैं भी तो 40% 25% अपना ग्रोथ कमाता हूं, लेकिन अपनी ग्रोथ को मुझे अपने रिस्क को डाइवर्ट करना है। मैं बिजनेसमैन बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूं, लेकिन रेगुलेटरी मेरे हाथ में नहीं है ना, रेगुलेटरी मेरे हाथ में नहीं है। कैंटेबल, टीक्यूएफ, टीएनजी के आने से दर्जी की दुकानों को फर्क पड़ा है, मेरे बिजनेस में इंपैक्ट पड़ा है। बिग बाजार जैसे बड़े जब पेंटालून जैसे शोरूम खुले तो परचून की दुकान को फर्क पड़ा है, सच में पड़ा है। जब लॉकडाउन आया तो बहुत सारे बिजनेसेस बदल गए। तो कब ऊंट किसी और करवट लेगा, कब रेगुलेटरी बदल जाएगी, सरकार के नियम बदल जाएंगे, सरकार बदल जाएगी और मेरा बिजनेस रिस्क में आ जाएगा, तो मुझे अपने बिजनेस के रिस्क को ट्रांसमिट करके किसी दूसरे के बिजनेस पे डालना है कि मैं कमा रहा हूं, मेरे पैसे को कहीं और डाल के वो भी कमा के मुझे दे। बाय द वे 1% मेरा बिजनेस नहीं चला, मेरी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, बहुत अच्छे से धंधा ग्रो किया, आईपीओ लाने की प्लानिंग है, मेरे बच्चे मेरे धंधे में नहीं आना चाहते, अब क्या करूं। है चावड़ी बाजार, चांदनी चौक के बहुत सारे बिजनेसमैन जो इस बात को लेकर दुखी है कि मेरे करोड़ों के धंधे का होगा क्या, क्योंकि बच्चे तो अमेरिका चले गए। बच्चों को पढ़ाया, उड़ना सिखा दिया बच्चों को, तो बच्चा तो उड़ेगा, आपके कहने पे नहीं रुकेगा। तो मैं अपने बिजनेस को ट्रांसमिट कैसे करूं, हम उसकी बात करेंगे। अब होता क्या है कि जहां पे सेफ्टी होती है वहां रिटर्न नहीं आता, और जहां पे ग्रोथ होती है वहां पे रिस्क है। बिजनेस में ग्रोथ है लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंस क्या है, बिजनेस को शॉर्ट टर्म में कैसे लेना है, बिजनेस को लॉन्ग टर्म में कैसे लेना है। इंश्योरेंस कंपनी में जाए तो क्यों, कहां, कैसे जाएं, म्यूचुअल फंड में आए तो क्यों, कहां, कैसे करें कि मेरा पैसा सेफ रहे और मुझे ग्रोथ मिले, सेफ्टी भी मेंटेन रहे, ग्रोथ भी रहे, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड अप्रोच, कि दोनों का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। 100% ग्रोथ में नहीं जा सकते लेकिन 100% सेफ्टी में भी नहीं आ सकते। तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, लेकिन रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग से पहले आपके सामने मैं बिजनेस रखना चाह रहा हूं। सब बिजनेसमैन है और मैं पूरी दुनिया की सबसे तेजी से उड़ने वाली, सबसे तेजी से चलने नहीं उड़ने वाली शेयर बाजार से जुड़ा व्यक्ति हूं, और शेयर बाजार के कुछ बेसिक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हम सब बिजनेसमैन हैं। शेयर बाजार सारे बिजनेसेस का एक रिजल्टेंट होता है, तो हम सब मिलके जो करते हैं ना, वो शेयर बाजार में नजर आता है कि इंडियन इकोनॉमी कहां जा रही है, शेयर बाजार कहां जा रहा है। सेंसेक्स या निफ्टी आपने नाम सुना होगा, सेंसेक्स जो करीब करीब 60,000 है, इसकी एक्चुअल में शुरुआत जो हुई थी ना, वो 100 रुपए से हुई थी। लोगों को सेंसेक्स से निफ्टी पिछले 4-5 साल की फिगर याद रहती है, अच्छा निफ्टी तो 15,000 था, अभी 18 हुआ। अरे निफ्टी भी कभी 1,000 होता था, वो भी कभी छोटा बच्चा होता था। तो सेंसेक्स वाज स्टार्टेड विद 108 पॉइंट इन 1979 ये 10-10 साल के बाद के फिगर है, और आज सन 2021-22 खत्म हो गया, सेंसेक्स 60,000। और भारतीय शेयर बाजार में जितने भी बिजनेस हैं उन सबका एवरेज रिजल्टेंट जो सालाना ग्रोथ रेट है वो 17% कंपाउंडिंग है।
कोई बिजनेस 40% से ग्रो कर रहा है, कोई 100% से ग्रो कर रहा है, कोई नेगेटिव भी होगा, कोई कंपनी डूबी भी होगी, कुछ बिजनेस दिवालिया भी हुए होंगे, लेकिन ओवरऑल 17% की ग्रोथ है। यदि मैं मेरे धंधे में 17% नहीं निकाल पा रहा तो धंधा बंद कर दो, पैसे को यहां डाल दो, या 17% मिल रहा है, रिस्क डाइवर्ट हो गया, टेंशन डाइवर्ट हो गई, ना टाइम देना ना दिमाग लगाना, केवल पैसा डालो, अपने बिजनेस से कमाओ और अपने बिजनेस के प्रॉफिट का 20% 10% हर साल यहां शिफ्ट कर दो। कल को मेरे धंधे में लोचा हुआ तो ये एक धंधा नहीं है, ये 1000 बिजनेसेस है, 8000 कंपनियां भारतीय शेयर बाजार में हैं, और ये शेयर बाजार के अलग अलग टाइम के मूवमेंट है। एक दिन में बाजार ऊपर नहीं आया, वो गोते खाता खाता आया। सांप सीढ़ी खेला बचपन में, सांप सीढ़ी, पासा चलते सीढ़ी मिलती है, ऊपर चले जाते हैं और सांप डंक मारता है, फिर नीचे आ जाते हैं। तो शेयर बाजार में ऐसा होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन मैंने कहा तो लॉन्गर पीरियड में शेयर बाजार ने 17% सालाना रिटर्न दिया है, अलग अलग टाइम पे गिरा भी है। जब जब गिरता है चढ़ने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अगर शेयर बाजार 3 साल तक लगातार गिर गया तो समझ लो गोल्डन मूवमेंट है, प्रॉपर्टी घर मकान सब बेच के बाजार में लगा दो, ये लेवल के रिटर्न्स बनते हैं। बट अगेन मैं रिकमेंड नहीं करता, रिकमेंडेशन ये है कम डालो, थोड़ा डालो, जितना डालो ये सोच के डालो कि दान दे दिया। हम बिजनेस करते हैं, पुराने जमाने में माँ बाप जो बच्चा काम नहीं कर पाता था, नौकरी नहीं लगती थी, परचून की दुकान खुलवा देते थे और कहते थे बेटा 3 साल के बाद प्रॉफिट निकालना। पहले दूसरे साल में धंधे में प्रॉफिट नहीं आता, शेयर बाजार में भी नहीं आता। शेयर बाजार में प्रॉफिट का मतलब है लंबे समय में रहना पड़ेगा। और अगर मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करूं, भारतीय शेयर बाजार की 17% की ग्रोथ पिछले 40 साल का इतिहास है। यदि 15% भी यहां से आगे मैं मान लूं तो सेंसेक्स इज एक्सपेक्टेड टू टच 1 लाख लेवल इन नेक्स्ट 4 ईयर। और हम सब मिलकर इसे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सब पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं, और कहां कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया आज इंडिया को सुपर पावर मान चुकी है। 2030 में हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। आज रशिया यूक्रेन की फाइट के लिए मध्यस्थता के लिए इंडिया को बुलाया जा रहा है। ये हम सुपर पावर हैं, तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब क्या होता है कि शेयर बाजार में पैसा निवेश कर रहे हैं, अब वहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, कौन सी कंपनी का शेयर खरीदूं। तो म्यूचुअल फंड करके एक प्रोसेस होता है कि भाई आप खुद मत खरीदो, डॉक्टर के पास जाओ, वो दवाई देगा। तो ऐसे म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में एक डॉक्टर होता है। एसबीआई करके एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था सन 2004 में, एसबीआई म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आप पैसा एसबीआई को दोगे, एसबीआई की टीम रिसर्च करके कौन से शेयर खरीदने वो खरीदेगी, और आपको नेट प्रॉफिट, नफा नुकसान आपका है, रिसर्च का काम उनका है। 2004 में 10 रुपए का था, 2022 में 230 रुपए का हो गया, सालाना 20% का रिटर्न। हर वो व्यक्ति जिसने 1 लाख डाला उसका 23 लाख हो गया 17 साल में। और ये रिटर्न प्रॉपर्टी में भी नहीं बने। प्रॉपर्टी का एवरेज ग्रोथ 12, 13, 14% है, क्योंकि पिछला 10 साल प्रॉपर्टी का नेगेटिव फेज गया। उससे पहले बहुत अच्छा था, लेकिन ओवरऑल लंबे पीरियड में प्रॉपर्टी और शेयर बाजार के रिटर्न ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं और रहेंगे भी, क्योंकि डिमांड यहीं से आती है। और अगर मैं रिलायंस की बात करूं, लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी, उनके जमाने की बात है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया 1995 में 10 रुपए का था, 2022 में 2000 का, 1 लाख का 2 करोड़। 1 लाख का 2 करोड़ कहां बनता है? यहां बनता है, लंबे समय में बनता है। और अगर मैं 1 लाख का 2 करोड़ यहां बन गया, अगर मैं सारे म्यूचुअल फंड ले लूं इंडिया में, क्योंकि अच्छे बुरे सभी लेने पड़ेंगे ना, नेगेटिव वाले भी होंगे, तो सबकी एवरेज मैंने ले ली। हर वो फंड जो 15 साल से ज्यादा पुराना, उन सबकी एवरेज अगर लोगे तो 15% का ग्रोथ भारतीय शेयर बाजार में बना है उन लोगों का जिन्होंने लंबे समय में निवेश किया। और 15,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना बहुत स्मॉल टिकट साइज है। पिछले 15 साल में जिन्होंने दिया, मंथली इन्वेस्टमेंट किया, आज उनके पास 1 करोड़ की वैल्यूएशन, और ये रियल में है, मिल रहा है। और 15% की ग्रोथ ये होती है। अगर आपका बिजनेस 15% कंपाउंडिंग से ग्रो कर रहा है, तो आपकी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसकी फिगर आप यहां से जज कर सकते हैं। 5 साल में दुगना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना। इफ यू आर ग्रोइंग विद 15% ग्रोथ रेट इन योर बिजनेस, कि ईयर ऑन ईयर जो नेट प्रॉफिट है या ग्रॉस रेवेन्यू आपकी 15% से ग्रो कर रही है, तो आपका धंधा 20 साल में 16 गुना होगा। अगर आपका ग्रोथ रेट 25% है तो बहुत अच्छी बात है। मैं 15% का कैलकुलेशन ले रहा हूं। तो म्यूचुअल फंड में अमूमन 40-50 कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं, उनमें जो ग्रोथ आती है, और वो शेयर आप ही लोगों के होते हैं। आप ही लोगों की कंपनी, आप में से हो सकता है किसी की कंपनी फ्यूचर में बड़ी हो। मैं चाहता हूं सबकी कंपनियां बड़ी हो। आप भी तो भविष्य में अपना आईपीओ लाएंगे, आपकी कंपनी की भी तो शेयर बाजार में लिस्ट होंगे, उन्हीं कंपनियों में ये म्यूचुअल फंड पैसा निवेश करता है।
मैं आपको अपनी दिनचर्या बता रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं करता, आप भी करते हैं, आपको ये बात समझनी जरूरी है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले कोलगेट करता हूँ, फिर जिलेट के रेजर से दाढ़ी बनाता हूँ, सेरा सैनिटरी वेयर के टॉयलेट में जाता हूँ, हैवेल्स के गीजर में पानी गर्म करता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर के लक्स साबुन से नहाता हूँ, इमामी की मर्दों वाली ब्यूटी क्रीम लगाता हूँ, रेमंड का कोट पहनता हूँ, टाइटन की घड़ी बांधता हूँ, ब्रिटानिया की ब्रेड खाता हूँ और टाटा टी की चाय पीता हूँ, मारुति चला के ऑफिस जाता हूँ, मेरी बीवी बजाज की स्कूटी चलाती है, हम बीपीसीएल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं और 3 साल में एक बार एमआरएफ का टायर डलवाते हैं। ये मेरी नहीं, आप सबकी स्टोरी है। और ये सारे के सारे क्या है? बिजनेस है, बिकाऊ है, बाजार में अवेलेबल है। सब्जी खरीदने कहां जाते हैं अपन लोग? सब्जी मंडी। शेयर बाजार भी एक मंडी है जहां पे बिजनेस बिकते हैं। कल आप भी अपना बिजनेस बेचने शेयर बाजार में जाएंगे, मैं चाहता हूं जरूर जाएं, पता चलता है वैल्यूएशन का। ये वो कंपनियां हैं जो बिकाऊ हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हैं, भैया हमारे शेयर ले लो, आप ले सकते हो, कीमत दो, खरीद लो। मैंने पिछले 5 साल की ग्रोथ हटा दी, अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 का 10 साल का ग्रोथ रेट है। इन कंपनियों की ग्रोथ इतने गुना हुई, कोई कंपनी 50 गुना हुई, कोई 14 गुना हुई। और क्यों हुई? क्योंकि मैंने इनका माल खरीदा, आपने इनका माल खरीदा। हम कोलगेट खरीदना बंद कर दे, दाढ़ी बनाना बंद कर दे, तो इन कंपनियों की ग्रोथ होएगी क्या? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हम जिंदा हैं तो सांस तो लेंगे ना भाई, बच्चे को तो पढ़ाएंगे ना, रोटी तो खाएंगे ना। और इंडिया आज पूरी दुनिया में एक ऐसी इकोनॉमी बन गई है, सेल्फ ड्रिवन इकोनॉमी। जितना बनाते हैं यही खप जाता है। इतने पैदावार करते हैं, जो कंजम्पशन है हमारा, डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि जितने प्रोडक्ट बना लो यही कंज्यूम हो जाएंगे। इसलिए इंडिया आज ग्रो कर रहा है, हम सब ग्रो कर रहे हैं, हम सब लोग बिजनेस में हैं। हम 20%, 40%, 50% का ग्रोथ कर रहे हैं। उस ग्रोथ का 10% आपको यहां लगाने की बात है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे लगेगा बस अब और काम नहीं करना, अब रिटायरमेंट चाहिए। तब तक ये बिल्डिंग बड़ी हो जाएगी, तब तक ये बोया हुआ बीज जो हर महीने आप 5,000 10,000 दान देंगे शेयर बाजार पे, तब तक ये पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि आपकी जनरेशन इससे चल जाएंगी। तो ये अलग अलग कंपनियों के ग्रोथ रेट है और इनका ग्रोथ रेट है 26% सालाना। मतलब वो कंपनियां जो मेरी लाइफ से जुड़ी हैं, जिनका प्रोडक्ट सुबह से लेकर शाम तक मैं इस्तेमाल करता हूं। इस कमरे के अंदर मैं आपको 50 कंपनी गिनवा दूंगा। ये कपड़ा बनाने वाली कंपनी की भी शेयर है, ये लोहा और प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी की भी शेयर है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी का भी शेयर है, हीटर का एलिमेंट बनाने वाली कंपनी का भी शेयर है, वो गत्ते का डब्बा भी एक कंपनी बनाती है, ये कागज की स्क्रीन और ये जितना गारमेंट, ये फ्लोर पे जो लगा हुआ है, छत पे जो लगा हुआ है, इस कमरे में आपको 50 कंपनी दिख जाएंगी। बिजनेस मतलब ये है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, वो भी कंपनी को बिजनेस देता है, क्योंकि उसका कहीं से डायपर आएगा, कहीं से उसके लिए टॉवल आएगा, बेबी क्रीम आएगी, दूध का डब्बा आएगा, पाउडर वाला दूध वो पिएगा। एक छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है, एक छोटा बच्चा पैदा होने से पहले 50 लोगों को रोजगार दे देता है। पैदा होने से पहले मां के पेट में रहते रहते 50 लोगों को रोजगार देता है। बिजनेस को समझो और अपने बिजनेस को ग्रो करो। यू आर एक्सीलेंट इन योर बिजनेस। आपके धंधे में आपको कोई मात नहीं दे सकता, मैं आपके धंधे को सलाम करता हूं, लेकिन अपने धंधे के रिस्क को दूसरे के धंधे पे डाल दो। अपने धंधे के 10% प्रॉफिट को निकालो और उससे दूसरा धंधा खरीद लो। ये सब धंधे बिका हुए खरीदो। आपको क्या लगता है कौन सा धंधा ग्रो करेगा? ब्यूटी पार्लर का, उसके शेयर अवेलेबल है, कार का, उसके शेयर अवेलेबल है। तो ये सारा बिजनेस मार्केट में ऑन सेल है। और आप भी अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ कि उसके शेयर भी यहां बिकने के लिए आ जाए, आएंगे, हम सब ग्रो करेंगे। तो म्यूचुअल फंड में एक तो मैंने शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड बताए कि आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दो, वो आगे उसको शेयर बाजार में लगाएंगे। इस तरह से गोल्ड फंड भी होते हैं। जैसे मैंने बोला सोने में ग्रोथ है, तो आपके घर में 5-7 साल के बाद कोई शादी होनी है, तब हो सकता है 80,000 रुपए तोले के भाव में सोना लो। आप किश्तों में सोना ले सकते हो। गोल्ड फंड है SBI गोल्ड, हर महीने आप पैसा SBI को दोगे, आपके नाम पे सोना खरीदा जाएगा। सोना आपको नहीं मिलेगा, सोना SBI के पास रहेगा, यानी वो सोना चोरी नहीं हो सकता, नकली नहीं हो सकता, टाका नहीं होगा। और जब आपको सोने की जरूरत हो, आप उसका वैल्यूएशन मार्केट से ले लो, SBI आपको उस दिन का सोने का भाव आपको दे देगा। इस तरह से डेट फंड होते हैं कि जिन लोगों को 6-8 महीने के लिए पैसा रखना है बिजनेस में, जो करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है और अभी अगले 6 महीने तक जरूरत नहीं है, तो उस करंट अकाउंट के पैसे को आप डेट फंड में पार्क कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर हर शुक्रवार की शाम को हजारों करोड़ रुपए आता है और सोमवार सुबह चला जाता है, क्योंकि शनिवार इतवार करंट अकाउंट में कोई चेक नहीं लगना होता। टाटा बिरला अंबानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शुक्रवार को करोड़ों रुपए देती हैं शाम को, सोमवार सुबह वापस ले लेती हैं और शनिवार इतवार का ब्याज मिलता है।
तो आप भी अपने पैसे को डेट फंड में मूव कर सकते हैं। इन्हें बॉन्ड कहते हैं। एसबीआई गोल्ड, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यू कैन पार्क इन द गोल्ड फंड एज वेल। बैलेंस फंड होते हैं, यानी मेरे को शेयर बाजार में रिस्क नहीं लेना, मैं आई कैन गो विद अ बैलेंस पोजीशन, पूरा नहीं डालना, या मेरा टेनर इतना लंबा नहीं है 4-5 साल का, तो कुछ बैलेंस फंड होते हैं जो कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में, इन्हें हाइब्रिड फंड कहते हैं। हाइब्रिड प्रोडक्ट में भी क्लोज टू 14% रिटर्न पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये लेवल के रिटर्न्स बने हैं। म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है। जिन लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती हैं, आप इसके ऊपर एटीसी के तहत टैक्स रिबेट ले सकते हो। तो देखो 1.5 लाख तो डालना ही है एटीसी वाला, उस 1.5 लाख को ऐसे डाल दो, आपके 3 पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। मेरे बिजनेस का रिस्क ट्रांसमिट हो गया, मेरी टैक्स रिबेट हो गई, और एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट मैंने खरीदा जिसके अंदर 3 साल के बाद यू कैन विड्रॉ योर मनी एनी टाइम। और मैं तो ये बोलता हूं, आप मेरे को एक एक्स वैल्यू दे रही है। इंडिया के टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स है, पिछले 3 साल का देखूं तो 20% और 10 साल का एवरेज देखूं सबका मिला के तो 15%। यू गिव मी एन एक्स वैल्यू, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, जो एक्स वैल्यू आप मुझे दोगे अगले 60 महीने तक दो, 61वें महीने से उस एक्स वैल्यू के बराबर का वैल्यू मैं आपको दूंगा, जिंदगी भर दूंगा। मुझे 10,000 रुपए महीना दे दो 60 महीने तक, 61वें महीने से 10,000 रुपए महीना मैं दूंगा, जिंदगी भर दूंगा, कभी खत्म नहीं होगा, आपके बाद अगली जनरेशन को ट्रांसमिट होगा। इट इज पॉसिबल इन इंडियन स्टॉक मार्केट, और सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है। ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, मैं इसका ग्राफ सुभाष जी से शेयर कर दूंगा। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में मैंने 15% ग्रोथ का एक फॉर्मूला दिखाया था, 15% में पैसा 5 साल में डबल। तो आप मेरे को अगर 10,000 रुपए देते हो या 1,20,000 देते हो, तो प्रैक्टिकली 5 साल के बाद वो पैसा 2,40 हो जाएगा। और मैंने क्या बोला था, जितना मेरे को दोगे उतना मैं वापस करूंगा। मैंने 2,40 का आधा 1,20 आपको दे दिया, यानी आप 1,20 लाए और छठे साल में मैंने 1,20 दिया। आपका 1,20 मैंने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया 5 साल के लिए। सेम एप्लीकेबल टू द सेकेंड ईयर इन्वेस्टमेंट। इसका चार्ट आपको मिल जाएगा। अगर 15% की ग्रोथ आए तो ये पॉसिबल है। आप अपने बिजनेस का कुछ पैसा यहाँ डाल दो, 10-1 साल आप चलाओ, जब आपको लगे कि नहीं अब बिजनेस उतनी स्पीड पे नहीं चल रहा, मुझे ट्रांसमिट करना है, तब तक ये पैसे का पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। टाटा, बिरला, अंबानी सब शेयर बाजार से बने हैं। हम लोग बच्चों पे तो खर्च करते ही है ना, 5,000। कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं बैठा जिसके बच्चे का खर्चा 10,000 रुपए महीने से कम। 1 बच्चा 2 बच्चे सबके घर होंगे। 1 बच्चा गोद ले लो, मेरा बच्चा गोद ले लो, उस बच्चे का नाम है सेंसेक्स और निफ्टी, ले लो गोद। आपका बच्चा पूछे ना पूछे, सेंसेक्स निफ्टी आपको कभी नहीं छोड़ेगा, बुढ़ापे में आपको पालेगा। सेंसेक्स और निफ्टी गोद ले लो। तो हमने रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात की, अब बात करते हैं प्लान बी की। वैसे तो मैं, क्योंकि सब बिजनेसमैन है, तो मैं प्लान बी द मोमेंट आई स्टार्ट आई शेयर द प्लान बी कि बिजनेस में मंदा होता है तो प्लान बी होना चाहिए। तो प्लान बी तो मैं जब से प्रेजेंटेशन शुरू की उसकी बात कर रहा हूं कि बिजनेस के रिस्क को ट्रांसमिट करो। होता है कभी कभी प्लान ए नहीं चलता, हम जो चाहते वो नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? ऑलवेज हैव ए प्लान बी। आपके बिजनेस का प्लान भी मैंने बोला, म्यूचुअल फंड नाम का बच्चा गोद ले लो। अपना धंधा नहीं भी चलेगा तो ये बिल्डिंग 20 साल में खड़ी हो जाएगी। We recommend people to distribute your money, whatever the investable corpus you have. जितना आप निवेश कर सके, 1,000, 2,000, 5,000, split up your money into 3 parts. 33% towards the insurance product. सबसे पहले जीवन बीमा, कि मुझे कुछ हुआ तो मेरी फैमिली सिक्योर रहनी चाहिए। रेस्ट 33% शॉर्ट टर्म सेविंग और गोल्ड, जहां पे मैं जब चाहे पैसा ले सकूं। मुझे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आई कैन विड्रॉ मनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वापस नहीं आता। एंड रेस्ट 33% पार्ट दिस 33% फॉर ए लॉन्गर व्यू, लॉन्गर विजन। प्रॉपर्टी में डालो, शेयर बाजार में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, क्योंकि ये आपको भविष्य में अमीर बनाएगा। यदि आपका बिजनेस, आप अमीर वैसे ही बनने वाले, लेकिन एक बैकअप रखने की जरूरत होती है। तो दिस इज योर प्लान बी इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी इन योर बिजनेस। This is your plan B in case of short-term temporary issue with your life or with your business, and this is plan B for your family, not you. मैं नहीं रहा तो बीवी बच्चों को ये 33% पैसा चला लेगा। तो पैसे को 3 जगह बांट के डालो। और कोरोना सबने देखा, पहला कोरोना देखा, दूसरा कोरोना देखा। दूसरे कोरोना में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका सगा संबंधी इस दुनिया से नमस्ते ना कह गया। सबकी लाइफ में हुआ है। हो सकता है अगला कोरोना में हमारा नंबर आ जाए, किसी को नहीं पता लाइफ कब खत्म हो जाए। तो वी रेकमेंड पीपल द ह्यूमन लाइफ वैल्यू इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। मेरी सालाना आमदनी का 16 गुना का जीवन बीमा कराओ, प्लान बी। यानी मैं अगर साल का 12 लाख कमाता हूं, 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से मेरी सालाना आमदनी 12 लाख, 12 गुना 16 करूंगा तो करीब करीब 2 करोड़। यदि मैंने 2 करोड़ का जीवन बीमा लिया और कल को मैं अपने घर नहीं पहुंचा, तो मेरी बीवी को 2 करोड़ मिलेगा।
और 2 करोड़ को बैंक में जमा कराएगी, पोस्ट ऑफिस में जमा कराएगी, तो महीने का ब्याज आएगा लाख रुपए महीना। यानी जो गाड़ी मेंटेन है होंडा सिटी वो मेंटेन रहेगी, बच्चा डीपीएस में जाता तो डीपीएस में जाता रहेगा, क्योंकि मैं लाख रुपए ला रहा था, लाख रुपए मेरे बाद भी आएगा। तो ऑलवेज हैव लाइफ इंश्योरेंस इक्वल टू 16 टाइम्स। अपना इंश्योरेंस पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। अगर ये लेवल का जीवन बीमा वैल्यू नहीं है, आप कितना प्रीमियम दे रहे हो मैटर नहीं करता, रिस्क कवर कितना वो मैटर करता है। तो जीवन बीमा की पॉलिसी देखिए, अगर इतना प्रोटेक्शन नहीं है तो उसे इंक्रीज कराइए, ताकि भगवान ना करे हम कोरोना में निपट गए तो बच्चे सुरक्षित रह सके। नौकरी कभी भी जा सकती है, मेडिक्लेम के इशू सबने देखे हैं, तो ऑलवेज हैव अ कंप्लीट मेडिक्लेम पोर्टफोलियो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक टाइम था लोग जीवन बीमा कराते थे और रोड एक्सीडेंट हुआ, दोनों हाथ चले गए। अब जीवन बीमा कंपनी बोलती है भैया डेथ सर्टिफिकेट लाओ और क्लेम ले लो। अब मेरे तो दोनों हाथ नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी। तो देयर इज अनदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट कॉल्ड एज पीए, जनरल इंश्योरेंस। आप जीआईसी में डील करते हैं ना। पीए प्लान क्या बोलता है कि अगर मैंने पीए प्लान लिया 1 करोड़ का, ये उंगली कटी तो 5,000 देंगे, ये हाथ यहां से गया तो 50,000 देंगे, यहां से गया तो 5 लाख देंगे, दोनों चले गए तो 1 करोड़ दे देंगे। मतलब पीए प्लान आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ऑलवेज गो, सिर्फ जीवन बीमा नहीं लेना, शरीर का भी बीमा लेना है। अभी तीसरे बीमे की बात करते हो, ऑर्गन इंश्योरेंस। आप सबने मेडिक्लेम लिया होगा। हम हॉस्पिटलाइज होते हैं वो 5 लाख 10 लाख का बिल आता है और मेडिक्लेम कंपनी पास कर देती है। लेकिन अब क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस आ चुका। उस ऑर्गन इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी बॉडी के ऑर्गन्स का इंश्योरेंस हो रहा है। किडनी फेल हुई, कंपनी 10 लाख दे देगी। आप ट्रीटमेंट 1 रुपए में कराओ या 100 रुपए में कराओ, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई बिल नहीं चाहिए। आपका किडनी फेल हुआ, हार्ट फेल हुआ, लंग्स फेलियर हुआ, नी ट्रांसप्लांट हुआ, कंपनी आपको भैया ये नी ट्रांसप्लांट का 10 लाख है, पकड़ो, आप कहीं कराओ, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो अब इस तरह के इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन आ गए हैं नई इंश्योरेंस पॉलिसी में, एज ए राइडर मिलने लगे कि केवल मरने का क्लेम नहीं, हाथ पांव टूटे तो भी क्लेम मिलेगा, ऑर्गन फेल हुआ तो भी क्लेम मिलेगा। अभी हॉस्पिटल डे केयर बेनिफिट आ गया। मेरी बेटी भगवान न करे हॉस्पिटलाइज हुई और 15 दिन हॉस्पिटल में रही, क्या मैं काम पे जा पाऊंगा? 15 दिन काम कर पाऊंगा? मेडिक्लेम का डे केयर बेनिफिट मुझे बोलता है जितने दिन मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में रहा, प्रतिदिन 10,000 रुपए देंगे। करा लो। मैं 15 दिन धंधे से आउट तो रहने वाला हूं, कंफर्म है। मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज है तो मैं काम पे तो ध्यान दे नहीं पाऊंगा। जितने दिन मैं और मेरा फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज रहेगा, मुझे डेली का 10,000 मिलेगा। अगर आईसीयू है तो डेली का 20,000 मिलेगा। इस तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट आ गए जिन्हें कहते हैं 4D इंश्योरेंस प्लान, संपूर्ण सुरक्षा। जो भी यहाँ पे इंश्योरेंस में बैठे लोग हैं वो मुझसे बेहतर जानते होंगे, आगे की मीटिंग में 1-to-1 में बता सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी की, तरक्की की, पैसा कमाने की, आगे बढ़ने की, धंधे को चमकाने की, धंधे को बढ़ाने की। और इंडिया सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी पूरी दुनिया में है। 6.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट आज की डेट में हमारा डिक्लेयर्ड है कि हम इस रेट पे ग्रो करेंगे। और उभरते सूरज को दुनिया सलाम करती है। हमारा इतिहास बदल गया। अब इतिहास तो नहीं बदल सकते, फ्यूचर बदलेगा और हम सब मिलके बदलेंगे। तो इंडिया में ग्रोथ है, जो पार्टिसिपेट करेगा वो उस ग्रोथ का फायदा लेगा। तो नए भारत में निवेश करेंगे। उगते हुए सूरज को सब सलाम कर रहे हैं, हम भी करेंगे। इंडिया के साथ इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे। जब पूरी दुनिया नेगेटिव है, पिछले 1 साल की ग्रोथ है, पूरी दुनिया नेगेटिव है, हम पॉजिटिव में खड़े हैं। ये एग्जैक्टली अभी जो साल खत्म हुआ 9 दिन पहले उसका फिगर है। पूरी दुनिया नेगेटिव है, केवल इंडियन इकोनॉमी प्लस में। तो हम उस देश के वासी हैं, उस देश के लिए एक बार तालियां हो जाए। 10,000 रुपए महीना। मैंने कहा था एक बच्चा गोद लो, उस बच्चे का खर्चा 10,000 रुपए महीना है। एक बच्चा गोद लेना जिसका खर्चा 10,000 रुपए महीना है, उस बच्चे को अगर मैं 10,000 रुपए महीना देता हूं और मैं मान के चलता हूं कि शेयर बाजार में 15% की ग्रोथ आएगी, तो 20 साल में बच्चे की वैल्यूएशन करीब करीब 1 करोड़ 32 लाख हो जाएगी। अब ये 1 करोड़ 32 लाख यूं समझ लीजिए कि आपके बिजनेस का बैकअप क्रिएट हो गया कि मेरा धंधा नहीं भी चला तो मेरे पास बैकअप है। तो इसी के साथ प्लान ए, हम सब जानते हैं आप सबके पास प्लान ए है। प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंटेशन इज ओवर। सुभाष जी थैंक यू। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया और मेरे करीब आधे घंटे के शॉर्ट पीरियड में जो भी मैंने गुस्ताखी की उसे माफ कीजिएगा और सबका धंधा ग्रो करे ऐसा मैं चाहता हूँ। थैंक यू सर। Thank
Thank you, Amit, for this beautiful presentation. Any question and answers for his? Anybody has any query, anything, any doubts? You can clear it out. You have 5 minutes. कहाँ रहते हो सर? पृथ्वी पर ही रहता हूँ जी। ठंडी पड़ी आपकी एनर्जी देख के मुझे कुछ आप लोगों को देख के मुझे एनर्जी आ गई। हाँ जी सर। डेट फंड्स वगैरह ये सब क्या होते हैं थोड़ा सा? मैं बताता हूँ जी। एक तो होता है इक्विटी फंड जो पैसे को शेयर बाजार में डालेगा, 40-50 कंपनी के शेयर खरीदेगा। इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू शेयर मार्केट। डेट फंड बॉन्ड्स खरीदता है। जैसे कंपनी अपनी एफडी लॉन्च करती है, ऐसे कंपनियों के बॉन्ड होते हैं। तो टाटा बिरला, रिलायंस, स्टेट गवर्नमेंट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, इनके बॉन्ड होते हैं। तो डेट फंड पैसे को बॉन्ड में डालता है और अमूमन डेट फंड का रिटर्न उसी साल के बैंक एफडी के रिटर्न से स्लाइडली 10% हायर होता है। यानी बैंक एफडी अगर 5 दे रही होगी तो डेट फंड 5.5 दे रहा होगा। बैंक एफडी अगर 8 दे रही होगी तो डेट फंड करीब 9% का रिटर्न दे रहा होगा। ये डिफरेंस होता है। तो ये कहाँ कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं इसमें? बस एक ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा, सुभाष जी करा देंगे। जी मुझे आप ये बताया, अगर मेरा फाइनेंशियल गोल लॉन्ग टर्म है 10 या 20 साल, हाँ, तो मैं किस तरीके के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ? फ्लेक्सी कैप। लेट फंड मैनेजर टू डू द टास्क। कि क्या होता है कि हम अपनी एक्सपर्टी लगा देते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैडम ने डॉक्टर का एक जिक्र किया था कि हम डॉक्टर पानी बदलते, डॉक्टर बदलते हैं। तो क्या होता है कि आपको छोटा मोटा निवेश करना है, आप केमिस्ट की शॉप से जाके मेडिसिन ले लो। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, कि लॉन्गर पीरियड बनाना है, बिजनेस का बैकअप क्रिएट करना है, तो ऑलवेज गो विद अ प्रोफेशनल एडवाइजर। तो सुभाष जी जैसे एडवाइस करेंगे या मैं एडवाइस करूंगा। फ्लेक्सी कैप फंड वो होते हैं जहाँ पे फंड मैनेजर टाइमली पोर्टफोलियो बदलता रहता है। जब उसे लगेगा कि बड़ी कंपनियों में जाना है, मार्केट में रिस्क है, तो बड़ी कंपनियों में चला जाएगा। जब उसे लगेगा कि अभी बाजार में ग्रोथ है, अभी छोटी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, तो पोर्टफोलियो को स्लाइडली छोटी कंपनियों में शिफ्ट कर देगा। तो गो विद अ फ्लेक्सी कैप, अ लिटिल बिट 20% एक्सपोजर टुवर्ड द स्मॉल कैप। ये फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप क्या, उसको हम अलग से 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सबके लिए वो कॉमन टॉपिक शायद नहीं है। Excuse me, ये म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए क्या कुछ देखना होता है? मतलब कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा? दो चीजें। म्यूचुअल फंड इज जस्ट लाइक ए मेडिसिन, जो केमिस्ट शॉप से आप जाके डायरेक्टली पिक कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशनल एडवाइजर के पास जाओगे तो ही में एडवाइस अकॉर्डिंग टू योर गोल। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि कोई भी म्यूचुअल फंड ले लो। फर्स्ट सेट द गोल कि मेरे को 5 साल के बाद ये गोल अचीव करना है, देन सेलेक्ट योर म्यूचुअल फंड। शॉर्ट पीरियड के लिए अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, मीडियम ड्यूरेशन के लिए अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। तो अगर आपका टाइम फ्रेम 15 साल 20 साल है तो स्मॉल कैप में जाओ, 5 साल है तो लार्ज कैप में जाओ। वो हम 1-to-1 एक बार डिस्कस, क्योंकि ये डिटेल्ड क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करूं। प्रोफेशनल एडवाइजर कैन हेल्प यू इजीली। एनी मोर क्वेश्चन? Actually, I want to gift certain amount of SIP to somebody कर सकते हैं, on my own account. कर सकते हैं। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड को गिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब मैंने देखा दादा दादी, नानू नानी, चाचू सोचते हैं कि आज पता नहीं हम कल भात दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, आज ही उसके नाम 25,000 50,000 का एक म्यूचुअल फंड दे दो, 18 साल का होगा बच्चा, वो कैश करा लेगा। तो क्या उसमें नॉमिनी असाइन करते हैं? हाँ, नॉमिनी असाइन होता है, जॉइंट होल्डिंग होती है, दोनों ऑप्शन होते हैं। या आप जॉइंट होल्डिंग बना के छोड़ दो, यानी फर्स्ट होल्डर तो मैं रहूंगा, मेरे जीते जी मेरे साइन चल रहे हैं। सेकंड होल्डर वो बच्चा या उसके गार्जियन रहेंगे। मैं मर गया तो उसके बाद साइनिंग अथॉरिटी बाय डिफॉल्ट उनकी हो जाएगी। जैसे फैमिली में 3 बच्चे हैं तो आप तीनों के नाम अलग अलग ऐसा असाइन कर सकते हो। तो ये विद इन अ फैमिली आप कर सकते हो या कि किसी को भी कर सकते हो? ये मतलब कि ब्लड रिलेशन इंटरेस्ट होना चाहिए इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ। आप 2 दोस्त मिलके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर 2 दोस्तों को मिलके करना तो पहले आप अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाओ, फिर पार्टनरशिप फर्म के नाम से इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अपने कजन ब्रदर को करना है या कजन सिस्टर को करना है तो कर सकते हो। आप और आपका कजन जॉइंट होल्डिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू विल बी फर्स्ट होल्डर, कजन विल बी द सेकंड होल्डर। जब तक आप जिंदा हैं आपके साइन चल रहे हैं, कल को कुछ होता है तो उनके साइन, आइदर सर्वाइवर ऑप्शन होता है तो उनके साइन भी चलेंगे। लेकिन बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड आपका रहेगा अगर आप फर्स्ट होल्डर हो। वो ऐसा पॉसिबल है, लोग करते हैं। सर नॉमिनी माइनर रखना चाहिए या मेजर रखना चाहिए? लेट्स से अगर माइनर रखना भी, तो अगर मान लो सपोज कोई कैजुअलिटी होती भी है अकाउंट होल्डर के सामने, तो डिसीजन तो मेजॉरिटी उसके जो देखो यहाँ पे कुछ लोग वकील लोग भी बैठे हैं। नॉमिनी आज की डेट में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, कोई भी चैलेंज कर सकता है जब तक आपने विल नहीं कर रखी ना अपने एसेट्स के लिए। म्यूचुअल फंड में भी विल भी होता है, असाइनमेंट भी होता है। जब तक आप प्रॉपर विल नहीं करते तब तक आपके एसेट्स को कोई भी चैलेंज कर सकता है। अगर ऑलरेडी कोई नॉमिनी है तो उसको कौन चैलेंज? देखो
नॉमिनी सिर्फ आपके बिहाफ उस एसेट को रिसीव कर सकता है, ही कैन नॉट कंज्यूम इवन। कोई भी कोर्ट में पिटीशन डाल देगा, नॉमिनी भी स्टक हो जाएगा। तो नॉमिनी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। नॉमिनी बस इसलिए कि मेरे पास 4 एसेट है, मैं चारों बच्चों को कुछ कुछ देना चाहता हूं, तो आपने 4 नॉमिनी कर दिए। और म्यूचुअल फंड अकाउंट एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है आपकी टोटल वेल्थ की, लेकिन फैक्ट यही है कि आपका जो भी एसेट और टोटल वेल्थ है आप विल असाइन कीजिए, वही ज्यादा बेहतर है। अगर आपको इस तरह के इश्यूज लग रहे हैं कि आपकी फैमिली में 100% होनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ 100%। 100%। सर नॉमिनी कहीं स्टैंड ही नहीं करता। बाकी तो यहाँ पे लॉयर्स की टीम है पूरी, मेरे ख्याल से 3 लॉयर तो मैंने सुने ही हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, मैं एकदम क्लियर। सर अगर आपको लग रहा है आपके परिवार में, आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है आपके परिवार में ऐसी शंकाएं हैं, एक दूसरी बीवी है, तो भैया बिल लिखवाओ। ये सोशल मीडिया में नहीं आएगा भाई। गड़बड़ हो जाएगी। Any other questions? I think this is more than enough. किसी को है तो इनका डायरेक्ट नंबर ले और बात करें। नहीं तो इनके रिप्रेजेंटेटिव सुभाष जी हैं, उनसे बात हो सकती है। इस इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन के बाद मैं सुभाष जी, राघव एंड क्षितिज को एक रिक्वेस्ट करूंगा, इनको एक गिफ्ट दें, सो दैट थैंक यू, थैंक यू। नाउ विक्रमजीत जी एक आपको मेंबरशिप फॉर्म देंगे, यू हैव टू फिल योर डिटेल्स इन दैट। इट विल टेक हार्डली 5 minutes, आफ्टर दैट